वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू योर क्लास ऑफ साइंस। और आज हम अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्लास में चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट साइड बाय साइड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो +1 और +2 में भी साइंस लेने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चैप्टर एक बेस, एक फाउंडेशन बनाता है ताकि आप अगले साल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ पाएँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट यहाँ पर क्लास 10th में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम कार्बन पर फोकस करने वाले हैं। अब तक ना हम केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं, राइट? कुछ मेटालिक कंपाउंड्स थे, कुछ नॉन मेटालिक कंपाउंड्स थे, याद आया? बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े हैं, बट आज हम फोकस करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड्स पर। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में कार्बन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और सोचेंगे कि कार्बन से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। ठीक, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कार्बन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स जो नाम आपने शायद पहली बार सुने होंगे, कैटिनेशन, एलोट्रॉपी, मल्टीपल बॉन्ड्स और कुछ हद तक कोवलेंट बॉन्ड्स को भी डिस्कस करेंगे, राइट? तो हम फीचर्स देखेंगे कार्बन के, साथ ही साथ हम कार्बन की कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स देखेंगे जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। सो ये टर्म्स कुछ नहीं है आपके लिए, फुलरीन क्या होता है ये देखेंगे हम, और साथ ही साथ हम इनकी प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे। इसके अलावा अगर आपको याद हो, छोटी क्लासेस में हमने कुछ अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन भी पढ़े थी जैसे कोल, कोक, कार्बन ब्लैक। तो इस चैप्टर में हम अमॉर्फस फॉर्म्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने अपनी छोटी क्लासेस में 7th क्लास में, 8th क्लास में उन्हें देख लिया है। साथ ही साथ वहां पर आपने प्लास्टिक्स को भी पढ़ा है, रिमेंबर क्लास 6th में प्लास्टिक्स के बारे में भी हमने बात की है। तो इस चैप्टर में हम प्लास्टिक्स और अमॉर्फस फॉर्म्स को ना डिस्कस करते हुए हम कार्बन एज एन एलिमेंट कैसे कंपाउंड्स बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और क्या खास बात है कार्बन के अंदर, इन सब बातों को पढ़ेंगे। अब आपकी बुक में सबसे पहली एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या बोला गया है? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। तो सुबह से आपने क्या 10 चीजें यूज की हैं, जैसे खाने की बात कर लूं, फूड, मेडिसिन, बुक, टेबल, चेयर, मेरे शूज, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सारा सुबह से लेकर अब तक शायद इस आज के दिन में यूज़ कर ली होंगी, राइट? तो इन्हीं चीज़ों की लिस्ट बनाई और इन चीज़ों को आपने थिंग्स मेड ऑफ मेटल के हिसाब से अलग कर लिया, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले के हिसाब से अलग कर लिया, एंड अदर्स में डाल दिया फूड आइटम्स को। तो ये सारी आइटम्स जितनी भी मैंने अभी बोली, चाहे वो मेडिसिन्स थी, मेरा पेन है, पेपर है, या फिर क्लॉथ्स हैं, या फिर वो जो खाना मैंने खाया है, ये सब कुछ बना हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट से जो कि है कार्बन। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं इस कार्बन के। क्वेश्चन क्या लिखा है आपकी बुक में? कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस? कैसे पता चलेगा कि भाई इनको ये कार्बन के बने हुए हैं? फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं अपने खाने की। हमें मालूम है कि जब हम खाने की ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं, हमारा मेजर फूड न्यूट्रिएंट तो कार्बोहाइड्रेट ही है, तो हम जब खाने की ब्रेक डाउन करते हैं तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट? ऐसे ही अगर मैं पेपर बर्न कर दूं तो पेपर बर्न करने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका मतलब इतने कंपाउंड्स जो भी हमने देखे, पेपर, वुड, क्लॉथ्स, फूड, इन सब की बर्निंग पर रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब इन सब कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस? तो याद करो छोटी क्लासेस में हमने क्या किया था कि जब हम
लाइम वाटर पास में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, देन द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो अगर इन कंपाउंड्स को बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और उस गैस को हम लाइम वाटर में से पास करें और लाइम वाटर मिल्की हो जाए, तो कंफर्मेशन आ जाती है कि इस कंपाउंड में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बन है। क्लियर? तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, ये आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। अब हमें ये समझ में आ गया कि कार्बन कंपाउंड्स क्या है और कैसे कार्बन कंपाउंड्स के बर्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसे हम लाइम वाटर मिल्की टेस्ट जो है हम उससे कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं और बहुत सारी चीज़ें, इंडीड हमारी अपनी बॉडी, ये सब भी कार्बन का बना हुआ है। पर कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। द अर्थ्स क्रस्ट has only 0.02% कार्बन in the form of various minerals, जैसे कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, एंड कोल, पेट्रोल, ये सारे भी क्या हैं? कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। साथ ही साथ अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो याद करो, हम कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं, हम अपनी ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, वहां भी हमने देखा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी सिर्फ 0.03% कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इतनी कम मात्रा में होने के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस चैप्टर विल नो about the properties of carbon and its immense importance in our life। ठीक बच्चे, तो कार्बन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बॉन्ड की बात करेंगे। अब बॉन्ड कैसे पढ़ा था? याद करो, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में बात कर रखी है। याद आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, हम एक बार उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड क्या था? हमने देखा था कि कुछ कंपाउंड्स बनते हैं या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि हर एलिमेंट को स्टेबल होना है, इसलिए हर एलिमेंट कुछ बॉन्ड्स बनाता है दूसरे के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा कंपाउंड बनाने में। या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और गेन करने पर कैसा आयन बन रहा था? यस, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पर आयन बन रहा था एनायन। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जा रहे थे, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूं, राइट? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज किए जा रहे थे तब बन रहा था कैटायन। इसका मतलब जब दो एटम्स कंबाइन कर रहे थे तो कुछ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, गेन कर रहा था एक और एक लूज कर रहा था, राइट? सो गेन करना, लूज करना, दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, या इस बॉन्ड को मैं आयनिक बॉन्ड भी कह सकती हूं। और हमने ये भी पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉल्यूशन फॉर्म और मॉल्टन स्टेट। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर ले, एक सिंपल एग्जांपल देखकर आपका आयनिक कंपाउंड फिर से रिवाइज करा रही हूं, ठीक? तो सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड कैसा बना? बहुत सिंपल है। तो अगर हमें याद हो, सोडियम की हमने क्या करी थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। क्लोरीन की क्या है? 287। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा टू बिकम स्टेबल, और ये कंपाउंड बनेगा सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर है, एंड इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन स्टेट और इन इट्स सॉल्यूशन स्टेट। मैं ये क्यों बता रही हूँ आयनिक कंपाउंड? क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको पता चल गया। सो हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग देखी, आयनिक कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड्स बनते देखे। पर अगर मैं बात करूं अपने इस कार्बन की,
तो इसमें कैसे बॉन्डिंग होगी उस बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपकी बुक का दिया हुआ एक टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में कुछ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन दे रखे हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है एसिटिक एसिड। अभी इन नाम से, इन फॉर्मूला से परेशान नहीं होना, डरना नहीं, सिर्फ अभी हम इनको धीरे धीरे, अभी थोड़ी देर बाद ना आपको ये सब चीजें समझ आने लग जाएंगी कि ये कैसे कंपाउंड्स हैं। सो एसिटिक एसिड है, ठीक, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। क्लोरोफॉर्म है, इसमें भी कार्बन है तो ये भी कार्बन कंपाउंड हुआ, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। तो हमारे को बहुत सारे कुछ जो है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। और इस डाटा से हमें ये पता चलता है कि दीज कार्बन कंपाउंड्स have low melting and boiling points as compared to the ionic compounds, जो हमने चैप्टर 3 में देखे थे। ठीक, सो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग and these compounds are non-conductors of electricity। तो ये तो पक्की बात हो गई कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम है, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ आयन फॉर्मेशन तो नहीं हो रही। तो फिर ये कैसा बॉन्ड है जो कि कार्बन कंपाउंड्स में देखा जाता है? तो याद रखिए, कार्बन कंपाउंड्स में देखा जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड को थोड़ा डिटेल में समझने से पहले हम वापस चलेंगे अपने पिछले चैप्टर्स में, जहां हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। याद आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक, और वो हम निकालते थे एटॉमिक नंबर से। कोई भी एलिमेंट है, उसका एक एटॉमिक सिंबल है, उसका मास नंबर है एंड उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे मेरे पास यहाँ पर हम लेते हैं कार्बन को, कार्बन का मास नंबर है 12, एटॉमिक नंबर है 6। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या था? यस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ऑब्वियसली 12 में से 6 माइनस करूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, वो भी होंगे 6। ठीक, अब 6 है हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर। तो जरा जल्दी से ना हम इसकी क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। याद करिए, C यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? K और L शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल। ठीक है, ऐसा ही देखा था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब हमें ये भी मालूम है कि ये 4 जो है ना, ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब भी कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाएगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब जरा जल्दी से सोचो, स्टेबल होने के लिए किसी भी एलिमेंट को L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? यस, इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? 8। ऑक्टेट फॉर्मेशन चाहिए। L शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये स्टेबल बन जाएगा। अब कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन 4 लूज भी नहीं करना चाहता, गेन भी करना मुश्किल है, तो कार्बन बनाता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि 4 हैं, उनको शेयर करता है। ठीक है जी। सो जो हमारे एलिमेंट्स जो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं उनमें तो गेनिंग या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि वैलेंस शेल से। बट इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outer most shell and needs to gain or lose 4 electrons to attain a noble gas configuration, यानी कि outer shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने जरूरी चाहिए। बट क्या ये गेन करना, लूज करना आसान होगा? नहीं, कार्बन के लिए गेन करना बहुत मुश्किल है। It could gain 4 electrons to form a C4 negative anion, नेगेटिव आयन बना सकता था, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons, क्योंकि प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं और वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो उन्हें 4 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले 6 थे, अगर एनायन बन जाएगा यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा किसी से तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इन 6 प्रोटॉन्स का
10 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर? इसलिए ये एनायन नहीं बनाएगा। अब देखते हैं भाई, अगर गेन नहीं कर सकता तो लूज ही कर ले, है ना, अपने 4 भी दे दे, पर वो भी देना आसान नहीं है। उसके लिए किसी भी एलिमेंट को से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत सारी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। सो it could lose 4 electrons forming a cation, C4 positive cation, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with just 2 electrons. So this is not possible. क्लियर? तो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वाई डज कार्बन फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड? शेयरिंग ही क्यों करता है, गेन क्यों नहीं कर लेता, लूज क्यों नहीं कर लेता? तो अब आपको रीजन पता है कि गेन क्यों नहीं करता और लूज क्यों नहीं करता। तो फिर भाई दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, तो क्या करेगा? ये करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। So carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons। और जहां आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए, समझ लो कि वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और ऐसा करने वाला सिर्फ कार्बन अकेला नहीं है, याद करो कार्बन के ग्रुप में ऐसे भी और भी एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ऐसे जो कि शेयरिंग करते हैं, नॉट जस्ट कार्बन बट अदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स। अब जो शेयर का मतलब तेरा भी और मेरा भी है ना, तो शेयर का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के भी होंगे और दूसरे एलिमेंट के भी होंगे। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले ना, जो आपके बुक के सिंपल एग्जांपल्स हैं जहां पर शेयरिंग को सिखाया जा रहा है, उसको देख लेते हैं। ठीक, सो द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। अभी कार्बन को भी देखेंगे, पहले हम शेयरिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे? भाई कैसे कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करेगा, दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा। अब देखो जरा इस फिगर में ध्यान से देखना, यहां पर सहूलियत के लिए मैंने क्या किया कि एक हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, क्या फॉर्मूला होता है? H2, यानी कि 2 एटम्स जो हैं वो इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, उसके लिए मैंने क्या किया, आप कैसे बना सकते हो, मैंने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल से दिखा दिया और एक दिखा दिया क्रॉस से। आप कलर भी अलग यूज कर सकते हो, यहां पर रेड ले लो, यहां पर ब्लू ले लो। वो क्यों? क्योंकि जब ये जुड़ेंगे, जब ये शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये शेयरिंग दिखाना आसान हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम ये, उसका इलेक्ट्रॉन ये मैंने जो राउंड बनाया, और एक हाइड्रोजन एटम जिसका मैंने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस से दिखा दिया। आप कलर भी अलग ले सकते हो, मैं सहूलियत के लिए यहां पर सर्कल और क्रॉस ले रही हूं। तो अब ये जो शेयर्ड पेयर है, फर्स्ट शेल है ना, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए हैं, स्टेबल हो गया है, इसका मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया है जो कि स्टेबल है। सो दिस इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक जी, ये बात क्लियर होती है। हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के लिए। क्लियर? हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। ठीक, सो इसी तरह से हम जो है, अगर हाइड्रोजन को देखना चाहें, एक बार फिर जो आपकी बुक में पिक्चर ड्रॉ की हुई है उसको ध्यान से समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने एक सर्कल, एक क्रॉस ले लिया था। अगर नहीं भी लेंगे आप, तो आपने दोनों को क्रॉस ले लिया और ये पेयर जो है शेयर्ड पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही स्टेबल बन जाता है। ठीक, अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक पेयर है, इसलिए ये बनता है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स से कोवेलेंट बॉन्ड बना है, यानी कि शेयरिंग हुई है एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, तो इस तरह का बॉन्ड बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटे से फिगर से समझाने की कोशिश की, ध्यान से देखना। एटम ए है,
ठीक है, और एटम बी है। जनरली ना ऐसा भी होता है कि दो नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली शेयरिंग करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था, ये शेयर इनके लिए लूज करना इलेक्ट्रॉन्स या गेन करना इलेक्ट्रॉन्स आसान नहीं होता नॉन मेटल्स के लिए, सो दे प्रेफर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे एटम 1 लिया, एक नॉन मेटल, एटम बी लिया जो कि भी एक नॉन मेटल है या मेटलॉइड होगा। तो इसके मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, कितने, 7। इसके भी 7 बनाए। तो एक इलेक्ट्रॉन या तो इसको मिल जाए या ये शेयर कर ले, तो दोनों की कैपेसिटी है शेयर करने की। ये कहता है भाई तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी बन जाएगा, हम शेयर कर लेते हैं, तेरा भी आउटर मोस्ट शेल फुल हो जाएगा और मेरा भी आउटर मोस्ट शेल फुल हो जाएगा, तो बन जाती है बात और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। और ये शेयर्ड पेयर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको मैं लिखूंगी कैसे, ए, एक बॉन्ड दिखा के बी, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग हो गई, ये बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आगे हम सिंगल, डबल, ट्रिपल बहुत सारे बॉन्ड्स पढ़ने वाले हैं। तो सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम का एक दूसरे एटम का, शेयरिंग हुई, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बाद हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल है क्लोरीन का, ठीक। तो अपनी कॉपी में ना आप साथ साथ बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्लोरीन का एक एटम ले लेते हैं। अब क्लोरीन याद रखो, इसकी वैलेंसी थी 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8, 7। तो मैं क्या करती हूँ, एक क्लोरीन एटम लेती हूँ, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये है 7। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए, है ना। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें हमने बना लिए। ठीक है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जब बना लिए, एक एटम और ले लेंगे क्लोरीन का जिसमें फिर से 7 एटम्स हैं। ठीक, तो एक ये, अब मैं यहाँ पर क्रॉसेस से बना रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए भी कि शेयरिंग हुई है। अब ये वाला एटम इसके साथ शेयर कर लेगा और इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली दिखा दिया। और ये जो पिक्चर है इसमें आप आउटर मोस्ट शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, जिसमें प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, और ये है वैलेंस शेल्स। तो K शेल है, L शेल है और M शेल है। क्लियर? तो इजीली समझ आ जाएगा। आपकी बुक का एग्जाम्पल है क्लोरीन मॉलिक्यूल का। ठीक, तो क्लोरीन में क्या बना हमारे पास, सिंगल बॉन्ड बन गया Cl2। ऐसे ही हमने हाइड्रोजन में देखा, वहां पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। तो आई होप आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर? अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।